हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भावना चौधरी, श्रीमती पाना देवी राजकीय कन्या महाविद्यालय से आज मैं आपको केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपके सिलेबस में हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन चैप्टर है, अर्थात हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न चैप्टर को पढ़ाऊँगी। उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। आपने इससे पहले हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जानकारी ली है कि जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हाइड्रो एंड कार्बन्स, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और जब हम हैलोजन डेरिवेटिव की बात करेंगे, अर्थात यदि हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस कर दिया जाए तो हैलोजन डेरिवेटिव्स प्राप्त होंगे हमें। जैसा कि आप इस इक्वेशन में देख रहे हैं कि एल्केन में के हाइड्रोजन को हैलोजन ने रिप्लेस कर दिया है और हमें हैलोजन डेरिवेटिव प्राप्त हो गया है। बहुत ही सिंपल भाषा में कहे हैं तो हम इन्हें एल्काइल हैलाइड्स कहते हैं या हेलो एल्केन भी कहा जाता है। तो इसका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+1x, क्योंकि जो एल्केन है उसका फार्मूला CnH2n+2 होता है, उसमें से एक हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस कर दिया है। एग्जाम्पल सबसे पहले जैसे मीथेन का लिया जाए तो मीथेन में 4 हाइड्रोजन उपस्थित हैं। इन चारों हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस किया जा सकता है। तो यदि एक से रिप्लेस करा तो CH3Cl बना, 2 से रिप्लेस करा तो CH2Cl2 बना डाइक्लोरो मीथेन, 3 से यदि रिप्लेस करा तो CHCl3 बना, जिसे कि हम सामान्य भाषा में क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं या ट्राइक्लोरोमीथेन भी कहा जाता है। चौथा, यदि चारों ही हाइड्रोजन मीथेन के यदि रिप्लेस कर दिए जाएं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड या CCl4 बनता है। तो इस प्रकार से एल्केन के हाइड्रोजन का जब हैलोजन के द्वारा रिप्लेसमेंट होता है, अब ये हैलोजन चाहे क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, किसी भी प्रकार का हो सकता है, उससे रिप्लेसमेंट हो सकता है। इथेन में भी इसी प्रकार से रिप्लेसमेंट हम बता सकते हैं। नॉमेनक्लेचर की जहाँ तक बात है, यदि आयुपेक सिस्टम को हम फॉलो करते हैं तो हाइड्रोकार्बन में प्रीफिक्स, यदि हैलोजन डेरिवेटिव है तो उसमें प्रीफिक्स के रूप में हेलो लिखा जाता है। जैसे कि यदि फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो और आयोडो। इसी प्रकार से यदि उनकी संख्या 1 से अधिक है, मतलब कि 2 फ्लोरीन है, जैसे कि मैंने पहले आपको एग्जाम्पल बताया था कि CH2Cl2 मतलब कि 2 हैलोजन हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे, डाइक्लोरोमीथेन। तो उसी तरह से डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा के द्वारा उसकी संख्या को दर्शाया जाता है। नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हैलोजन कौन सी पोजीशन पर उपस्थित है उसको भी डिनोट करना, उसको भी बताना अत्यंत आवश्यक है। तो आयुपेक सिस्टम में आप जैसा कि आप किसी भी ग्रुप को बताते हैं, फंक्शनल ग्रुप को भी कई बार हम पोजीशन से बताते हैं, उसी तरह से हैलोजन को भी लॉन्गेस्ट चेन में जिस पोजीशन पर हैलोजन उपस्थित होता है उसके द्वारा, उसे नंबर के द्वारा दर्शाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम लें, जैसे लास्ट वाले जो इस टेबल में 2 एग्ज़ाम्पल दे रखे हैं, ब्यूटेन का एग्ज़ाम्पल है जिसमें कि N ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस कर दिया गया है तो 1 क्लोरोब्यूटेन बन गया। इसी तरह से इसी का ही यदि पोजीशन आइसोमर है 2 क्लोरोब्यूटेन, क्योंकि
मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, परंतु जो हेलोजन की पोजीशन है वो 1 से 2 पर आ गई है। तो इसी प्रकार से 3 डाई भी बनाया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से दूसरे एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि क्लोरोइथीन, जिसको कि सामान्य भाषा में विनाइल क्लोराइड भी कहते हैं। इसी प्रकार से एलाइल ब्रोमाइड दे रखा है, क्लोरोइथेन दे रखा है। तो सबकी जो पोजीशन है वो उसको आईयूपैक सिस्टम में उसे बताना अत्यंत आवश्यक है। अब एक और एग्जाम्पल लीजिए, जो मैंने लिखा है 1,3 डाइक्लोरो 2 फ्लोरो 2,4,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। तो इसका नॉमेनक्लेचर किस प्रकार से किया गया? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखी गई। लॉन्गेस्ट चेन के बाद में जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, मतलब कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जो आए हैं, उन ग्रुप्स को देखा गया, उनकी प्रायोरिटी फिक्स करी गई। तो जो 1 और 3 पोजीशन पर क्लोरीन है तो 1,3 डाइक्लोरो कहा गया, 2 पोजीशन पर फ्लोरो है और 2,4,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन, पेंटेन का यह डेरिवेटिव है। तो इसी प्रकार से यदि साइक्लिक है तो साइक्लिक में जैसे हेक्सेनोल का एग्जाम्पल दे रखा है और उसके नियरेस्ट कार्बन एटम पर यदि हैलोजन उपस्थित है तो उसे 2-क्लोरोसाइक्लोहेक्सेनॉल नाम दिया गया आईयूपैक सिस्टम के अनुसार। तो ये बात हुई हमारी नॉमेनक्लेचर की। अब जो हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, उसका आधार क्या है? तो मुख्य रूप से जो हेलोजन जिस कार्बन एटम पर उपस्थित होता है वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शरी है, उसके आधार पर उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे प्राइमरी हेलोजन एटम होता है तो उसमें जो प्राइमरी कार्बन एटम पर जो हेलोजन अटैच्ड होता है उसे प्राइमरी हेलो एल्केन कहा जाता है। इसी तरह से यदि सेकेंडरी कार्बन एटम पर है हेलोजन अटैच्ड तो उसे सेकेंडरी हेलो एल्केन कहा जाएगा। यदि किसी कार्बन से 3 अन्य कार्बन अटैच्ड हैं, मतलब कि वो टर्शरी है और उसके ऊपर जो हाइड्रोजन उपस्थित है यदि उसको हेलोजन से रिप्लेस कर दिया जाए तो वो हो जाएगा टर्शरी हेलो एल्केन। तो ये क्लासिफिकेशन का आधार रखा गया कि जो नेचर ऑफ कार्बन एटम है जिस पर कि हेलोजन अटैच्ड है वो किस प्रकार का है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। अब हम जो है नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे, जिसमें कि हम आइसोमेरिज्म की डिस्कस करेंगे कि इसमें किस प्रकार की समावयवता पाई जाती है। तो जैसा कि आपको पता है, समावयवता के लिए आवश्यक कंडीशन क्या है कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। तो यदि हम हेलो एल्केन्स में समावयवता की बात करेंगे तो इसमें 2 प्रकार की समावयवता होती है। एक तो पोजीशन आइसोमेरिज्म होती है और चेन आइसोमेरिज्म होती है। ये दोनों ही प्रकार के आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंतर्गत आती है। तो पोजीशन मतलब कि हेलोजन चेन में कौन सी पोजीशन पर है, तो उससे जो हमें समावयवी प्राप्त होंगे वो कहलाएंगे पोजीशन आइसोमर्स। जैसा कि आपने ब्यूटेन में पहले देखा था कि ब्यूटेन में हमारे पास में 4 कार्बन एटम हैं। तो इसमें 2 प्रकार के पोजीशन आइसोमर्स बन सकते हैं। एक तो 1 पर जो उपस्थित कार्बन एटम है उसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बने, मतलब 1 हेलो, और दूसरा है 2 हेलो। तो इस प्रकार से 2 आइसोमर्स बन सकते हैं। इसी प्रकार से जो है मैंने नीचे दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है कि किस प्रकार से जो हाइड्रोजन है वो प्राइमरी हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके जो है CH2X बन गया, और यदि टर्शरी वाला कार्बन एटम है उसको रिप्लेस करके बनता है तो भी वह पोजीशन आइसोमर कहलाएगा, क्योंकि
नॉमेनक्लेचर के हिसाब से उसका IUPAC नेम अलग अलग होगा। तो ये बात हुई हमारी पोजीशन आइसोमर्स की। पोजीशन के साथ साथ ही चेन आइसोमरिज्म भी जुड़ी होती है, क्योंकि चेन का छोटा बड़ा होना, जो सेकंड एग्जाम्पल दिया है उसमें भी चेन का छोटा बड़ा होना, मतलब कि ये जो पेयर है वो चेन आइसोमरिज्म को भी बताता है। नेक्स्ट जो आइसोमेरिज्म इसमें देखी जाती है, समावयवता, वो देखी जाती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल या प्रकाशिक समावयवता, जिसमें कि जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, मतलब कि असममित कार्बन परमाणु, अर्थात वह कार्बन परमाणु जिसमें कि जो अटैच चारों ग्रुप हैं वो असमान होते हैं, उसे कहा जाता है एसिमेट्रिक कार्बन एटम। तो यदि हैलोजन एटम उससे उस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो जैसा कि इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि नॉन सुपरइम्पोजिबल इमेज बन रही है होते हैं और ऑप्टिकल आइसोमर्स हमें प्राप्त होते हैं। दूसरी प्रकार की जो समावयवता होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, वो होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समावयवता। परंतु इसके लिए आवश्यक शर्त है कि वो अनसैचुरेटेड होना चाहिए, मतलब कि जो हेलोएल्कीन्स होते हैं उन्हीं में ये ज्यामितीय समावयवता देखी जाती है। तो जो एल्कीन से जो कार्बन अटैच्ड हैं, मतलब कि डबल बॉन्ड से जो अटैच्ड कार्बन एटम हैं, उन पर जो हैलोजन की स्थिति है वो डिसाइड करेगी कि वो सिस होगा या ट्रांस होगा। यदि दोनों प्रायोरिटी वाले ग्रुप यदि एक ही साइड हैं तो वो सिस फॉर्म हो जाएगी, और यदि एक दूसरे के विपरीत हैं तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, जैसा कि इसमें एग्जाम्पल में बता रखा है। तो इस प्रकार से ये अनसैचुरेटेड हेलोएल्कीन्स ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बताते हैं, उसका हमने एग्जाम्पल से स्पष्ट कर दिया। तो ये तो बहुत जनरल इंट्रोडक्शन वाले डिस्कशन हुआ, जिसमें कि हमने हेलोएल्कीन्स क्या होते हैं, IUPAC सिस्टम में कैसे नाम दिया जाता है, आइसोमेरिज्म क्या होती है, इसमें वो सब डिस्कस किया। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन कौन कौन सी हैं जिसके द्वारा कि हेलोएल्केन्स बनाए जा सकते हैं। तो उसकी जो सबसे सिंपल जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है कि मीथेन का क्लोरीनेशन करा जाए। यदि ये क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है तो चेन रिएक्शन इनिशिएट होती है, चेन रिएक्शन प्रारंभ हो जाती है और उसमें हमें सभी तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं। क्योंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म होती है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म में यदि एक हैलोजन एटम तो CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4, इस तरह से इनका निर्माण होता चला जाता है। तो ये जो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन है वो इंडस्ट्रियल स्केल पर भी जो है कई बार यूज़ की जाती है, क्योंकि जो इसके प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो CCl4 हो, चाहे क्लोरोफॉर्म हो, चाहे डाइक्लोरोमीथेन हो, ये सभी बहुत यूज़फुल केमिकल हैं, तो इनका निर्माण भी किया जाता है। तो इसमें जो सबसे सिंपल एग्जाम्पल दे रखा है वो है कि जैसे CH3 CH2 का होल थ्राइस CH3, इसका जब क्लोरीनेशन किया जाएगा तो बहुत सारे प्रोडक्ट हमें मिलेंगे और उससे अल्टीमेटली एक्वस KOH के साथ में जो हैलोजन है वो OH से रिप्लेस हो जाएगा, तो 2-मिथाइल ब्यूटेनॉल और आइसोएमाइल अल्कोहल प्राप्त होता है, जो इस इक्वेशन में आपको स्पष्ट है। इसी प्रकार से दूसरा जो है एल्कीन के साथ में, यदि एल्कीन की रिएक्शन HX के साथ में करवाई जाए तो हेलो कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं। HX का जो है एडिशन हो जाता है और
यदि प्रोपीन पर कराएंगे तो 2 हेलो प्रोपेन प्राप्त होगा। तो ये रिएक्शन भी आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स यदि रूल होती है तो हमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड होती है तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा और हमें प्रोडक्ट अलग प्राप्त होगा। तो जैसे यदि प्रोपीन पर इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड रिएक्शन हो रही है तो हमें 1 ब्रोमो प्रोपेन प्राप्त होगा, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉव्स एडिशन हो रहा है, उसके अनुसार जो है वो अभिक्रिया हो रही है। तो ये कुछ उदाहरण हुए जिसके द्वारा कि हम हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। जो अन्य रिएक्शंस हैं जिसके द्वारा बनाया जा सकता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे।